हेलो फ्रेंड। आज हम कक्षा 9th का जो साइंस का टर्म 2 का एग्ज़ाम का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट प्रिजर्वेटर, क्लरिकल और टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जो हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन राउंड। एंड जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। The chemical formula of ammonia sulfate is option A NH4SO4, option B NH4SO4 twice, option C NH4 twice SO4 and option D NH4 thrice SO4। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी NH4 twice SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। हाउ मैनी मीटर्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ऑप्शन ए है 10 into the power -7 मीटर, ऑप्शन बी 10 into the power -8 मीटर, ऑप्शन सी 10 into the power -9 मीटर, ऑप्शन डी 10 into the power-10 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 into the power-9 मीटर। जो सी जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट यौगिक में विद्यमान तत्वों के प्रतीक रासायनिक प्रतीक है। द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पोटेशियम सल्फेट कंपाउंड। तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट K, S, O, ऑप्शन बी P, S, O, ऑप्शन सी Ca, S, O, ऑप्शन डी Na, S, O। तो फ्रेंड जो केमिकल फार्मूला है पोटासियम सल्फेट का वो है K2SO4। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है पोटासियम, सेकंड जो एलिमेंट है वो है सल्फर और जो थर्ड एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है K, S, O। जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। और जो हमारा ऑप्शन है परमाणु केंद्रक, ब इलेक्ट्रॉन, स प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन। द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए एटॉमिक न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो रदरफोर्ड के द्वारा एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की गई थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी और जो प्रोटॉन की खोज की गई थी वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी तथा न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो चैडविक के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। और 2,8, ब 2,8,2,1, स 2,1,8, द 2,8,1। Which one of the following is correct electronic configuration of sodium? A 2,8, B 8,2,1, C 2,1,8, D 2,8,1। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 2,8,1। जो इसका इनर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो उससे बाहरी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहरी सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो इनको जोड़ के देखें हम तो 2 + 8 + 1 11 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय ए थॉमसन, बी गोल्डस्टीन, सी चैडविक, डी रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए थॉमसन। जो गोल्डस्टीन है उसके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी और सी जो चैडविक है उसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और जो डी है रदरफोर्ड इसके द्वारा जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी खोज
की गई थी और जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी खोज की गई थी वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.1 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम विल बी। तो 1 मोल जो होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 एटम्स। 1 मोल 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए है ए 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ऑप्शन बी 1.51 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ऑप्शन सी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 और डी जो है वो है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मोल नहीं है, यहाँ पे 0.1 मोल है। तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को जब हम मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज। ऑप्शन ए है mgh, ऑप्शन बी है mdh, ऑप्शन सी है हाफ mv² और ऑप्शन डी है 2/3 mv²। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका जो फार्मूला है वो हाफ mv² के बराबर होता है, जहाँ की m है जो मास है, मास ऑफ द बॉडी, एंड v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज़ है, और जो ए में दिया हुआ है mgh वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्व स्थिरांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका मान क्या है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज। ऑप्शन ए 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन बी 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन सी 66.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन डी है 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है या ए 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम अनुसार यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के असमानुपाती है, ब व्युत्क्रमानुपाती है, स समान है, द कम है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डैश डैश to the square of distance between two objects. A directly proportional, B inversely proportional, C equal to और D less than। तो फ्रेंड्स जो F होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वो डिपेंड करती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू बॉडीज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो जब यहाँ पे जो है वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो दो बॉडीज़ है और उनका मास m1 और m2 है और r अगर उनके बीच में डिस्टेंस है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज़ पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसी वस्तु को चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ब उसका भार परिवर्तित नहीं होगा, स दोनों भार और द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होंगे,
द दोनों भार और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द सरफेस ऑफ मून, इट्स मास विल नॉट चेंज। बी, its weight will not change. C, weight and mass both will not change. D, weight and mass both will change. तो फ्रेंड्स, जो मास और वेट है दोनों अलग अलग चीज़ है। मास क्या होता है? मास इज़ द मैटर कंटेन इन द बॉडी। किसी बॉडी में जो मैटर है वो मास होता है, और जो वेट होता है वो डिपेंड करता है मास इंटू स्मॉल जी, यानी डब्ल्यू जो वेट है वो डिपेंड करता है मास और उसके साथ जी पे। जी इज़ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड, और जी की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लेनेट, जिसमें हम जी की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसके मास पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी बॉडी को मून पे ले जाते हैं तो उसका जो मास होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो बॉडी में पदार्थ की मात्रा है वो जितनी धरती पे है उतनी ही मून पे रहेगी, वो वहाँ पे चेंज नहीं होगी। परंतु अगर हम वेट धरती पे मेजर करेंगे तो जो स्मॉल जी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू अर्थ पे 9.8 है। और अगर हम मून पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, तो जिस वजह से जो वेट होगा बॉडी का वो मून पे चेंज हो जाएगा। तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो परिवर्तित नहीं रहे होगा, इट्स मास विल नॉट चेंज। तो इसका जो मास होगा वो बोथ अर्थ एज वेल एज मून में सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 किलो जूल बराबर होता है 1 किलो जूल इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 100 जूल, ऑप्शन बी है 1000 जूल, ऑप्शन सी है 10,000 जूल, ऑप्शन डी है 1 लाख जूल्स। तो 1 किलो जूल, किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वॉट, और ऑप्शन डी है किलोवाट। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है जूल। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, यानी करंट का मात्रक है, और जो वॉट है वो पावर का मात्रक है, और किलोवाट भी पावर का ही मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? ओजोन डिप्लेशन इज ऑकरिंग ड्यू टू, ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी PAN, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन लेयर है, हमारी डिप्लेशन लेयर है, उसका जो ओजोन लेयर है उसका जो डिप्लेशन हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक कंपाउंड है उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है? Which one of the following virus is not a viral disease? A. Dengue, B. AIDS, C. Typhoid, D. Influenza। जो फ्रेंड्स, जो डेंगू है वो वायरल डिजीज़ है, एड्स भी वायरल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है। तो जो टाइफाइड है ये वायरल डिजीज़ नहीं है, ये फ्लू की वजह से होता है। तो सॉरी, इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो टाइफाइड है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, अगर कोई व्यक्ति कंटेमिनेटेड वाटर और जो फूड है, खाना है, और गंदा पानी है उसका सेवन करता है तो उससे टाइफाइड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
HIV वायरस कहाँ फैलता है? Where does the HIV virus spread? Option A in the lungs, option B in hearts, option C in the lymph glands and option D in the stomach. तो इसका जो सही आंसर है वो है जो HIV वायरस है वो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से जो इसका इफ़ेक्ट होगा इन द लिम्फ ग्लैंड्स, हमारी लसिका ग्रंथियों में को शुरू होगा, मतलब वहाँ से फैलना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? जब वह मलेरिया से ठीक हो जाता है, ऑप्शन ब है वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, ऑप्शन स है मलेरिया के ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, और द है इसमें से कोई नहीं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? ऑप्शन ए व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, ऑप्शन बी when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. Option C, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. And option D, none of these. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. यानी मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। तो इससे तो होगा क्या, बिकॉज शी इज़ फास्टिंग ड्यूरिंग रिकवरी and her immune system is so weak that it is not able to protect its own body from any foreign infection. मतलब कि जो है वो आफ्टर मतलब रिकवर होने के पश्चात वो क्या कर रहा है, वो फास्ट कर रहा है और उस इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और कोई भी जो फॉरेन इन्फेक्शन होगा वो उसकी बॉडी पे जब इफ़ेक्ट करेगा तो वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विधि द्वारा एड्स नहीं फैलता? ऑप्शन अ लैंगिक संपर्क से, ऑप्शन ब स्तनपान से, ऑप्शन स रक्त आदान से, ऑप्शन द गले मिलने से। एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बी ब्रेस्ट फीडिंग, सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डी हग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है हग्स। तो किसी के गले मिलने से जो एड्स है वो नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार रोग किस कारण होते हैं? ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी द फफूंदी। What are the cause of malaria and Kala-Azar disease? A bacteria, B protozoa, C virus, D mildew। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स, जो मलेरिया है वो प्लास्मोडियम विवेक्स जो प्रोटोजोआ है उसके वजह से फैलता है और इसका जो वाहक है जो इसको फैलने में सहायता करता है वो एनाफ्लीज नामक मच्छर है। जब एनाफ्लीज नामक मच्छर किसी डेंगू से प्रभावित व्यक्ति को काटेगा तो उसको काट के जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके खून के द्वारा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जो है मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। तो इसके लिए जो वाहक है वो है एनाफ्लीज मच्छर। और जो काला ज़र है वो लेशमेनियन डेनोवानी नामक जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा फैलता है और ये जो मक्खी होती है सैंड फ्लाई ये इसकी वाहक है, इसको फैलाने में सहायता करती है। ये भी जब किसी काला ज़र या नामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को काटेगी और किसी स्वस्थ व्यक्ति को उसके बाद काटेगी तो वो व्यक्ति काला ज़र नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है
प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ओजोन परत किस खतरनाक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? अवरक्त विकिरण, बी पैराबैंगनी विकिरण, स एक्स किरणें, द पराश्रव्य विकिरणें, परध्वनि सॉरी। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशन ऑफ ए इंफ्रारेड रेज, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी एक्स रेज और डी अल्ट्रासाउंड। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज, पैरामैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन बी है, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखो। तो पहला है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है Na2S। Na सोडियम होता है, S सल्फर होता है, तो इसका जो आंसर है Na2S। और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है MgCl2। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट को हम लिख सकते हैं CuNO3 ट्वाइस। और कैल्शियम क्लोराइड है, इसको लिख सकते हैं हम CaCl2। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपने इसमें एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।